Good morning, friend. Myself, Dr. Avnish Sharma, Associate Professor in Chemistry, MLB, Government College, भीलवाड़ा। फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम शुरू किया था फोटो केमिस्ट्री का चैप्टर, प्रकाश रसायन। इसके बारे में हम पढ़ चुके थे कि फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कि थर्मल रिएक्शन से कैसे डिफरेंस होती हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है थर्मल रिएक्शन से, किस तरह ये उत्प्रेरक से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं होती है, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, इन चीज़ों से ये इफेक्टेड नहीं होती है, बहुत ही सेलेक्टिव होती है, चयनात्मकता इनकी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। उसके बाद में हमने प्रकाश के जो अवशोषण है उसको थोड़ा समझा था कि जो लाइट, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है जिसमें कि सिर्फ एक और एक तरह की वेवलेंथ होती है, वो जब किसी समांगी माध्यम पे इंसिडेंट होती है, आपतित होती हैं, तो या तो वो परावर्तित हो जाती है, कुछ पार्ट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है और कुछ पार्ट उसमें पारगमित हो जाता है, ट्रांसमिटेंस हो जाता है। तो तीन तरह की जो इंटेंसिटी है, आई ए एब्जॉर्बेंस, आई टी ट्रांसमिटेंस की, और एक जो वापस आ गया रिफ्लेक्ट होके, ये तीन तरह की जो इंटेंसिटी है, इनका जो टोटल होता है वो जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी इंटेंसिटी के बराबर होता है। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट ये भी हमने डिस्कस कर लिया था, क्या होता है, पर यूनिट एरिया पर सेकंड, जितना लाइट किसी भी माध्यम पे इंसिडेंट होगा वो उसका इंटेंसिटी ऑफ लाइट कहलाता है ना। ये सब चीजें हम पढ़ चुके थे, डिफरेंस ये देख चुके थे, जो आप देख ही रहे हो, ये हमने पढ़ लिया था। ये सब हम देख चुके थे। लैम्बर्ट का नियम जो 70-60 में दिया था फ्रांस में, और जो प्रकाश के अवशोषण के बारे में ही है कि उसके पथ लंबाई के साथ में जो होने वाली कमी है तीव्रता की, वो उसके एब्जॉर्बेंस के समानुपाती होती है। ये मैंने लास्ट में आपको बता दिया था ये। कि जो किरण पुंज है या विकिरण है, इसके द्वारा जो तय की गई दूरी है वो उसके एब्जॉर्बेंस के समानुपाती होती है। ये लैम्बर्ट ने किया था। आज हम पढ़ेंगे उसका जो दूसरा नियम है, वो बियर का नियम। तो लैम्बर्ट ने कहा था कि जो मोटाई है उस परत की, जो माध्यम रखा है जो कि समांगी है, उस माध्यम की जो मोटाई है उसकी परत पर अवशोषण निर्भर करता है। जो किरण पुंज द्वारा तय की गई दूरी है, ये जो दूरी है वो किस पे डिपेंड करेगी, उसकी मोटाई पर डिपेंड होगी ना। जितनी ज्यादा वो मोटा सेल होगा उतनी ही दूरी उस विकिरण को तय करनी पड़ेगी, और वो उसके अवशोषणांक के समानुपाती है। तो अवशोषण को उसने, जस्ट मिनट, तो अवशोषण को उसने बताया कि जो सैंपल सेल है, जो समांगी माध्यम है, वो परत है, उसकी जो मोटाई है उस पर डिपेंडेंट है क्या, ये अवशोषण। ये लैम्बर्ट ने बताया था। तो वो दिया था 70-60 में। उसके बाद में लगभग 50 साल बाद एक ऑगस्ट बियर नाम के जो जर्मन साइंटिस्ट थे, जो लैम्बर्ट थे वो फ्रांसीसी थे, जबकि ऑगस्ट बियर थे वो जर्मन साइंटिस्ट थे। उन्होंने, जो लैम्बर्ट ने बताया था वो एक सॉलिड, एक सेल पे बताया था, ठीक है, माध्यम पे बताया था। सॉलिड तो नहीं था, माध्यम था, है ना, कोई भी, लेकिन उसने लिक्विड पे नहीं बताया था। इसी को जो बियर था, उन्होंने सेम नियम को डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लगाया कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन पे कोई इंसिडेंट रेडिएशन हम डालते हैं, कोई आपतित किरण आती है, तो उसके अवशोषण पे उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का क्या फर्क पड़ता है, उस आपतित किरण और जो पारगमित किरण है उन दोनों की तीव्रता में क्या डिफरेंस आता है, वो बियर ने बताया, वो बियर ने बताया 1852 में। ठीक है, देख लेते हैं हम। ओके, उक्त नियम को डाइल्यूट सॉल्यूशन पे उसने लागू किया बियर ने, जिसमें उन्होंने अवशोषक के रूप में क्या लिया, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया उस सेल के अंदर। वो जो सेल थी उसमें जो लिया वो डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, यहाँ पर इंसिडेंट एक रेडिएशन किया, ठीक है। फिर देखा कि इस सॉल्यूशन के साथ में, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन से इस इंसिडेंट रेडिएशन है इसकी इंटेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है, इसकी तीव्रता पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, वही, यदि माध्यम विलयन हो तो आपतित एवं पारगम प्रकाश की तीव्रता का विलयन की कंसंट्रेशन से संबंध, इसको विलियन बियर ने बताया। तो उसके अनुसार जो एब्जॉर्बेंस थी, जिसको हमने ए से डिनोट किया था, ठीक है, या विलोपन जो गुणांक था, वो विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा सांद्र विलयन होगा
उतना ही ज्यादा एब्जॉर्बेंस होगा, उतनी ही लाइट जो हमने डाली है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जो ट्रांसमिटेड लाइट है, पारगमित लाइट है, उसकी इंटेंसिटी उतनी ही कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है, इसके लिए कंडीशन, तीन कंडीशन है इसके लिए कि बियर लॉ को वो फॉलो करे। बियर लॉ क्या हो गया? एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। लेकिन इस लॉ को फॉलो करे इसके लिए तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन कि प्रकाश जो है वो मोनोक्रोमेटिक होना चाहिए, एक वर्णी। ठीक है, एक वर्णी प्रकाश क्या होता है अपन डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कि सिर्फ एक और एक तरह की वेवलेंथ हो। दूसरा, जो माध्यम है वो समांगी होना चाहिए। समांगी माध्यम क्या होता है? होमोजीनियस हो, है ना, माध्यम समांगी होना चाहिए। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट, जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट होना चाहिए। ये जो बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है उन पे ये नियम लागू नहीं होता है, ये सिर्फ डाइल्यूट सॉल्यूशन पे लागू होता है। अगर सॉल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो जाएगा तो बियर जो लैम्बर्ट बियर का लॉ है वो डेविएट कर जाता है। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और ए हमने ऊपर देखा था, ए इज इक्वल टू लॉग आई जीरो अपॉन आई टी, ये हम ऊपर देख चुके हैं, एंड दैट इज इक्वल टू के डैश सी। यहाँ वहां ऊपर क्या था? के डैश एक्स। ठीक है, तो ये जो माध्यम की मोटाई थी, इसको जो बियर का नियम है उसमें कंसंट्रेशन से रिप्लेस कर दिया है। तो इन दोनों को हम कंबाइंड भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं बियर लैम्बर्ट लॉ। ये आ गया बियर लैम्बर्ट लॉ। तो आपतित प्रकाश का अवशोषित भाग प्रकाश द्वारा तय किए गए पथ में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। और वो संख्या कैसे निकलेगी? उस पथ की मोटाई इंटू, ये हो गया कंसंट्रेशन, x इंटू सी। ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एक्स। इसमें लैम्बर्ट और बियर दोनों लॉ आ गए। ये बताता है लैम्बर्ट नियम को और ये बताता है बियर के नियम को। यहाँ पर सांद्रता ग्राम पर मोल पर लीटर में है, एक्स मोटाई है वो सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसके लिए हम यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, इसको कहते हैं मोलर एक्सटेंशन कांस्टेंट। इसको एप्सिलॉन से हम डिनोट करते हैं, जिस तरह का साइन है। ठीक है, तो ये ए इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एक्स, सी कंसंट्रेशन, एक्स उसकी मोटाई होगी माध्यम की सेंटीमीटर में। तो जो ए एब्जॉर्बेंस है दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एक्स, जहाँ पर सी मोलर या आणविक विलोपन गुणांक कहलाता है। तो यदि किसी केस में एक्स जो मोटाई है वो यूनिट हो, मतलब 1 सेंटीमीटर हो, उसकी कंसंट्रेशन वो भी यूनिट हो, मतलब 1 ग्राम मोल पर लीटर हमारा जो सॉल्यूट है वो सॉल्यूट में घुला हो, ऐसी स्थिति में जो एब्जॉर्बेंस होगा दैट इज इक्वल टू मोलर एक्सटेंशन कांस्टेंट या आणविक विलोपन गुणांक। तो ये डेफिनेशन भी है आणविक गुणांक, आणविक विलोपन गुणांक की। अगर एक एग्जाम में आता है कि व्हाट इज मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट और आणविक विलोपन गुणांक, उसको हम बता सकते हैं कि जब किसी माध्यम की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो, उसमें जो सॉल्यूशन है, जो एब्जॉर्बिंग सॉल्यूशन है, उसकी कंसंट्रेशन 1 ग्राम मोल पर लीटर हो, ऐसी स्थिति में जो एब्जॉर्बेंस है उसको हम कहते हैं आणविक विलोपन गुणांक। तो ये एप्सिलॉन हो गया, इकाई सांद्रता हम देख लिया, 1 सेंटीमीटर मोती परत द्वारा उत्पन्न विलोपन है, निश्चित ताप और निश्चित तरंग दैर्ध्य, मतलब मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और टेम्परेचर कांस्टेंट है। ऐसी स्थिति में ये प्रकाश का एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो ये था लैम्बर्ट नियम, बियर नियम एंड लैम्बर्ट बियर नियम। एप्सिलॉन सी एक्स दैट इज इक्वल टू ए, है ना, ये याद रखना है। ना लैम्बर्ट और बियर नियम की कुछ सीमा है जो मैं बार बार बता चुका हूँ, ये याद रखना है। सबसे पहला, लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, एक वर्णी प्रकाश होना चाहिए। दूसरा, जब डाइल्यूट करें किसी भी जो हम सैंपल ले रहे हैं, उसके डाइल्यूशन के साथ ना तो उसमें डिसोसिएशन होना चाहिए, क्योंकि डिसोसिएशन से उसकी अब्जॉर्बिंग पावर में चेंज आता है। ना उसमें आयनन होना चाहिए सेम, ना उसमें कोगुलेशन होना चाहिए, ना संगुणन होना चाहिए, ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ नहीं होना चाहिए। ये इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे उसकी एब्जॉर्बिशन जो लैम्बर्ट बियर नो, इससे वो
डेविएट कर जाएगा। विलेन का थर्ड है, विलेन का स्कंदन नहीं होना चाहिए। स्कंदन होने से क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन शुरू हो जाता है, क्योंकि उसमें छोटे छोटे पार्टिकल बन जाएंगे, प्रकाश को वो स्कैटर्ड कर देंगे। टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैम्बर्ट बीयर लॉ के लिए। और विलेन की सांद्रता ज्यादा नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन हमेशा तनु होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लैम्बर्ट बीयर लॉ। तो ये लिमिटेशन है। तो एक अगर क्वेश्चन बड़ा आता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, इस तरह भी क्वेश्चन आता है, तो हमें कौन से नियम देने हैं, लैम्बर्ट बीयर लॉ को लिखने हैं। पहले लैम्बर्ट लॉ समझाना है, देन बीयर लॉ, देन लैम्बर्ट बीयर लॉ, देन उसकी लिमिटेशन। ओके, अब आते हैं फोटोकेमिस्ट्री पे। कि मैंने पहले भी कहा था कि फोटोकेमिस्ट्री पढ़ने के लिए प्रकाश के अवशोषण को थोड़ा समझना जरूरी होगा। नाउ फोटोकेमिस्ट्री के नियम, जो फोटोकेमिस्ट्री है, जो रिएक्शन हमने देखा था कि एक सपोज ए ओके, सपोज ए कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमेशा एक फोटोन होगा Hν, और वो इस मॉलिक्यूल को कर देगा एक्साइटेड, और ये अल्टीमेटली दे देगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो यही एक फोटोकेमिस्ट्री, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, उसका ये एक बेसिक रिएक्शन है कि एक्साइटेशन होना ही होना है विद द हेल्प ऑफ दीज फोटोन्स, है ना। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, दो नियम है बेसिकली। एक नियम क्वालिटेटिव है और दूसरा नियम क्वांटिटेटिव है। एक नियम कहलाता है ग्रोथास ड्रैपर का नियम, ग्रोथास ड्रैपर का नियम, और दूसरा कहलाता है आइंस्टीन का नियम, स्टार्क आइंस्टीन, स्टार्क आइंस्टीन कॉमनली इसको कमेंडिंग कहते हैं, स्टार्क आइंस्टीन का नियम। तो ये दोनों नियमों में एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला जो नियम है वो है ग्रोथस ड्रैपर का नियम। इसके संदर्भ में पहले जब हमने शुरू किया था छठा, तभी मैंने एक लाइन बोली थी कि जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वह प्रकाश के उसी भाग से होती है जो कि एब्जॉर्ब होता है, अवशोषित होता है, ठीक है। तो यही नियम ग्रोथस ड्रैपर का नियम है। तो इस नियम को हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो इसका एक और नाम है प्रकाश रासायनिक सक्रियता का नियम, ठीक है, फोटो केमिकल एक्टिविटी लॉ, प्रकाश रासायनिक सक्रियता का नियम भी इसे कहा जाता है। 1818 में से ग्रोथस ने दिया था, जो कि उसने थ्योरेटिकल दिया था कि ऐसा हो सकता है। उसको ड्रेपर ने 1839 में प्रैक्टिकली प्रूव किया। तो इसीलिए से कंबाइंडिंग लेते हैं ग्रोथस ड्रेपर का नियम। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो प्रकाश का भाग, मैं बता दूं, प्रकाश का जो भाग अवशोषित होता है वही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराता है, ठीक है। आज की डेट में प्रैक्टिकल हमें लगता भी है ना, लेकिन उस समय में जब 1818 में उन्होंने सोचा होगा, तब देखिए ये एक सैंपल सेल है, सपोज इसके अंदर हमारा कंपाउंड रिएक्टेंट है, एक इंसिडेंट लाइट आ रही है सपोज I0, ठीक है, या वो, है ना। तो ये हम जानते ही हैं कि कुछ ट्रांसमिटेड हो जाएगा, कुछ यहाँ पे पारगम रिफ्लेक्टेड परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, बाकी अंदर रह जाएगा। तो हमारा जो सैंपल है, जो रिएक्टेंट है, वो है कहाँ, वो सेल के अंदर ही तो है। तो अगर रिएक्टेंट इस सेल के अंदर है तो रिएक्शन किससे होगी, जो इसके अंदर है, और वो कौन सा है, एब्जॉर्ब जो लाइट है। बाकी तो लाइट बाहर निकल गई, ये भी इधर निकल गई, ये भी वापस आ गई, तो बची क्या, एब्जॉर्ब लाइट। तो यही है, यही उन्होंने कहा था कि जो भाग अवशोषित हो गया है प्रकाश का, सिर्फ वही और वही रासायनिक अभिक्रिया संपन्न कराता है, ठीक है। इसी को एक और तरीके से हम देख सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया केवल उन्हीं प्रकाश विकिरणों से संपन्न होती है जिनका अभिकारकों द्वारा अवशोषण होता है। एक ही चीज है, उसको दूसरी तरह से कहा गया है। ओके, तो जो पारगमित परावर्तित प्रकाश है उससे अभिक्रिया नहीं होती है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो जो प्रकाश एब्जॉर्ब हुआ है, जो लाइट एब्जॉर्ब हुई है, सपोज इंटेंसिटी ऑफ IA जो लाइट है वो एब्जॉर्ब हो गई है, ये पूरी लाइट है, ये अभिक्रिया कराने में काम नहीं आती है। ये हम आगे जाके जेबलॉब्स की डायग्राम अभी पढ़ेंगे 3-4 क्लास में, 2 क्लास बाद में।
उसमें क्लियरली मेंशन हो जाए, क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये जो इंटेंसिटी जो एब्जॉर्ब हुई है, ये पूरी की पूरी जो इंटेंसिटी है वो हमारी केमिकल रिएक्शन कराने में काम में नहीं आती है। ये केमिकल रिएक्शन जो होती है ये पूरी से वो नहीं होती है। इवन वो कहाँ काम आता है? एक तो वो जो मॉलिक्यूल उसके अंदर है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में काम आता है, एक वो काम आते हैं स्फुरदीप्ति में, ठीक है, एक काम आते हैं वो प्रतिदीप्ति में। ये दो चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, एक होता है फॉस्फोरोसेंस और एक होता है फ्लोरोसेंस। तो ये इसमें भी काम आता है, सिर्फ केमिकल रिएक्शन बनाने में काम में नहीं आता। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्वालिटेटिव नियम है, ये गुणात्मक नियम है, ये किसी भी तरह की मात्रात्मक हमें इंफॉर्मेशन नहीं देता है। न तो हमें ये बताता है कि कितना अवशोषित हुआ है प्रकाश, न ये बताता है कि उस अवशोषित प्रकाश से कितने अणु जो सैंपल था, जो हमारा रिएक्टेंट था, उसके मॉलिक्यूल एक्साइटेड हुए। इनमें से कोई भी चीज ये ग्रोथर-ड्रैपर का नियम है, नहीं बताता। तो बहुत ही सिंपल लॉ है, सिंपली याद कर लीजिए। ग्रोथर-ड्रैपर का नियम, ग्रोथर ने इसका थ्योरेटिकल वर्जन दिया था, ड्रॉपर ने इसको बाद में प्रैक्टिकल वर्जन दिया। ये सिंपली यही कहता है कि जो प्रकाश अवशोषित होता है, इंसिडेंट जो रेडिएशन हमारा हमने डाला किसी भी सैंपल में, तो उस रिएक्टेंट के अंदर जो, उस अभिकारक के अंदर जो प्रकाश अवशोषित होगा, सिर्फ और सिर्फ वही प्रकाश केमिकल रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि जितना भी एब्सॉर्ब हुआ है लाइट, वो सारा लाइट केमिकल रिएक्शन पे काम में नहीं आता है। वो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ाता है उसकी, कुछ ऊष्मा के रूप में भी मुक्त हो जाएगा, कुछ फास्फोरोसेंस देगा, कुछ फ्लोरोसेंस देगा। इस तरह के रेडिएटिव, नॉन रेडिएटिव टिकेज भी होते हैं। ये हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गया ग्रॉथर-ड्रैपर नियम। दूसरा नियम था, वो नियम था स्टार्क आइंस्टीन का नियम, जिसको हम केमिकल फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस या प्रकाश रासायनिक तुल्यांक का नियम भी कहते हैं, या जिसको क्वांटम सक्रियण सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत एक क्वांटिटेटिव सिद्धांत था, एक गुणात्मक मात्रात्मक सिद्धांत था, है ना। 1908 में इसको सबसे पहले स्टार्क ने बताया था और 1912 में इसको आइंस्टीन ने समझाया, ठीक है। इसीलिए इसको कॉमनली हम कहते हैं स्टार्क आइंस्टीन का नियम, ठीक है। तो जो मैंने बताया था ऊपर, आपको एक क्वेश्चन लिखा था कि इसमें यही कहा गया है कि सबसे पहले प्रथम जो पद होता है किसी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन का, उस पद में एक अणु, सपोज यहाँ पर हमारा एक अणु ए है, वह एक क्वांटम का अवशोषण करेगा, दैट इज एच न्यू, और वो बन जाएगा एक सक्रिय अणु। ये नियम ये कहता है, या शॉर्ट में हम देखें तो ये नियम कहता है वन मॉलिक्यूल वन क्वांटम, एक अणु एक क्वांटम। याद रखना कि एक अणु एक क्वांटम एब्जॉर्ब करता है, ये क्वांटिटेटिव नियम बताया है। एक अणु एक क्वांटम एब्जॉर्ब करके सक्रिय अणु में बदल जाता है, ठीक है। तो ऊर्जा का एक क्वांटम फोटोन, एनर्जी की इज इक्वल टू एच न्यू, हम ये जानते हैं ना। ठीक है, यहाँ पर एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये हम जानते हैं। न्यू अवशोषित विकिरण की आवृत्ति है, पहले पढ़ चुके हैं। ई इज इक्वल टू एच न्यू, एक फोटोन की ऊर्जा हो गई। अब यहाँ पर मान लो एन एक अवगाद्रो संख्या है, ठीक है। तो न एक एक मोल, सपोज एक फोटोन की ऊर्जा इतनी हो गई है ना, और अगर हम चाह रहे हैं कि पर मोल अवशोषित ऊर्जा को निकालें, तो हमने इसको एन से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ई इज इक्वल टू एन एच न्यू, वेयर एन इज द अवगाद्रो संख्या। ये पर मोल एब्जॉर्ब एनर्जी को बता देता है। जो ई है दैट इज इक्वल टू एन एच न्यू, एक मोल की ऊर्जा, या इसको कहेंगे पदार्थ के एक मोल द्वारा जो अवशोषित ऊर्जा है, उसको हम कहते हैं आइंस्टीन। ई को बुलाते हैं आइंस्टीन। ये याद रखना, ये शॉर्ट नोट का क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज आइंस्टीन। तो आइंस्टीन क्या है? एक मोल द्वारा अवशोषित ऊर्जा, उसे हम कहते हैं आइंस्टीन। और हम जानते हैं कि न्यू जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। सी वहां पर वेलोसिटी ऑफ लाइट है, लैम्डा वेवलेंथ है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर आप पुट करें
वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है वो हम जानते हैं 3.8 10 to the power 8 होता है। इसको हम जब यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाता है 2.86 अपॉन लैम्डा कैलोरी पर मोल। ठीक है, ये है आइंस्टीन की वैल्यू। तो ये नियम समझ में आ गया होगा। एक तो हो गया ग्रोथो-स्टेफर का रूल जो कि क्वालिटेटिव है, दूसरा है स्टार्क-आइंस्टीन रूल जो कि क्वांटिटेटिव है, जो ये कहता है कि एक अणु एक क्वांटा, एक मॉलिक्यूल होता है वो एक क्वांटा लेके एक्साइटेड हो जाता है ना? इसके लिमिटेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। और लिमिटेशन इसी लाइन से आता है, ये नियम का हिस्सा नहीं है कि हर सक्रिय अणु उत्पाद दे, यह आवश्यक नहीं होता है। ठीक है, तो जो रासायनिक तुल्यांक का नियम है वो जो प्रकाश रासायनिक तुल्यांक है उसने तो ये बता दिया। प्रकाश रासायनिक तुल्यांक क्यों कहते हैं इसको प्रकाश रासायनिक तुल्यांक? ये कहते हैं क्योंकि दोनों में इसने एक कंपैरिजन बता दिया कि प्रकाश से तो आ गया हमारा एच न्यू फोटोन, और रासायनिक से आ गया हमारा एक अणु। ठीक है, एक अणु और एक फोटोन, ये तुल्यांक ही उसने बताया। लेकिन प्रकाश रासायनिक तुल्यांक का नियम कई जगह पर, अधिकतर जगह गलत साबित होता है ना? क्योंकि ऐसा होता नहीं है कि एक मॉलिक्यूल और एक फोटोन लेके उत्पाद दे दे, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हमेशा आगे पढ़ेंगे। हाँ, इसी के लिए मैं कह रहा था आगे पढ़ेंगे। ये एक टर्म आती है क्वांटम यील्ड या क्वांटम लब्धि। ठीक है, तो क्वांटम लब्धि की डेफिनेशन क्या है? क्वांटम लब्धि की डेफिनेशन है कि प्रकाश तुल्यांक नियम के अनुसार अगर हम देखें तो एक अणु एक क्वांटम का अवशोषण करता है। ठीक है, तो जितने क्वांटम एब्जॉर्ब होंगे, उतने ही अभिकारक एक्साइटेड होंगे और उतना ही प्रोडक्ट हमें मिल जाना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना, ऐसा होता नहीं है। इसीलिए मैंने वहां भी कहा था कि हमेशा जो स्टार्क-आइंस्टीन लॉ है या रासायनिक तुल्यांक का नियम है वो सही साबित नहीं होता है। क्वांटम लब्धि को अगर हम डिफाइन करें तो वो जितने हमारे अणु किसी भी पर्टिकुलर टाइम में क्रिया कर रहे हैं या एक्टिवेट हो रहे हैं, है ना, या जितने मोल अभिकृत हो रहे हैं उसके, और जितने क्वांटम एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनके बीच में जो एक अनुपात है वो बताता है क्वांटम यील्ड को। इसको फाई से दर्शाया जाता है। तो क्वांटम लब्धि क्रिया करने वाले अणुओं एवं अवशोषित क्वांटम के बारे में बताता है। क्वांटम लब्धि को फाई से डिनोट करते हैं, जैसे साइन ऑफ क्वांटम लब्धि, क्वांटम यील्ड। ये दिए गए समय में प्रति क्वांटम विकिरण अवशोषण से उसी समय में अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है। ठीक है, तो जितने क्वांटम एब्जॉर्ब होंगे और जितने अणु उस पर्टिकुलर रिएक्शन में उस पर्टिकुलर समय में भाग ले रहे हैं, मतलब एक्टिवेट हो रहे हैं उन क्वांटम को एब्जॉर्ब करके, ठीक है, दिए गए समय में क्रिया करने वाले जितने भी अणु हैं उनका जो रेशो है उसको हम क्वांटम यील्ड कहते हैं। इसको क्वांटम एफिशिएंसी भी कहा जाता है, कई बार क्वांटम दक्षता जिसे हिंदी में कहते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी भी कहा जाता है। तो फाई को बताने के कई तरीके हैं। जैसे पहला, दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या डिवाइडेड बाय उसी समय में अवशोषित क्वांटम की संख्या। तो कितने तो अणु काम कर रहे थे, कितने अणुओं की संख्या क्रिया कर में भाग ले रही है, दूसरा कितने क्वांटम एब्जॉर्ब हो गए, कितने। ठीक है, ये बताता है हमें क्वांटम दक्षता। दूसरा, दिए गए समय में कितने मोल जो रिएक्टेंट है वो अभिकृत हो गए हैं, रिएक्शन हो गई है जिनकी, और उसी समय में कितने आइंस्टीन हमने अवशोषित किए, इन दोनों का रेशो। या फिर दिए गए समय में कितने उत्पाद के अणु बने हैं और उसी समय में कितने अणु क्वांटम अवशोषित हुए। एक ही चीज है, उसको कहने का अलग अलग तरीका है। या दिए गए समय में कितने उत्पाद की मोल बने हैं और उसी समय में अवशोषित कितने आइंस्टीन की संख्या। तो आइंस्टीन हमने देखा था क्या होता है, E इज इक्वल टू एन एच न्यू, मोल के लिए आया था ना, इसलिए यहाँ जैसे ही हम मोल की बात करेंगे तो यहाँ आइंस्टीन की बात करेंगे। यहाँ जब हमने मोल की बात की थी यहाँ हमने आइंस्टीन की बात करी। अदरवाइज यहाँ पर हम जब अणु की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर क्वांटम की बात कर रहे हैं। या जो सबसे सीधा सीधा इसका एक्सप्लेनेशन है वो ये है, रासायनिक अभिक्रिया का वेग डिवाइडेड बाय
अवशोषित आयनों की संख्या। ठीक है, तो ये अब तक समझ में आ गया होगा आपका कि जो प्रकाश रासायनिक तुल्यांक कहा गया था, एक फोटोन एक मॉलिक्यूल, एक फोटोन एक अणु, मतलब एक फोटोन लेके एक अणु एक्टिवेट हो जाता है, प्रोडक्ट दे देता है। इस अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए, पाई की जो वैल्यू है हमेशा एक होनी चाहिए, क्योंकि जितने मॉलिक्यूल, जैसे यहां अंग देखें, उत्पाद के मोल एक बना, एक क्वांटम एक, क्योंकि कहा गया है ना कि एक अणु एक फोटोन, उसके अकॉर्डिंग तो ये हमेशा 1:1 और पाई की इक्वल टू 1 हो जाना चाहिए, परंतु तो ऐसा होता नहीं है। इसका मान होता है 10-2 से लेकर 10⁻6 तक। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन प्लस Cl2 gives 2HCl, इसके लिए फाई की वैल्यू बहुत ज्यादा है। फाई की वैल्यू बहुत ज्यादा होने का क्या मतलब है कि क्वांटा एब्जॉर्ब की उसमें कम और प्रोडक्ट मिला बहुत सारा, है ना, तो क्वांटम एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। कम फोटोन पे ही बहुत ज्यादा प्रोडक्ट मिल जाना, तब होगी क्वांटम एफिशिएंसी ज्यादा, और ज्यादा फोटोन पे कम प्रोडक्ट मिला तब क्वांटम एफिशिएंसी होगी कम। जैसे अमोनिया का जो डिसोसिएशन है N2 + CH2 में, उसके लिए जो क्वांटम एफिशिएंसी उसकी वैल्यू है 0.25, मतलब 4 फोटोन से लगभग एक अणु इसका सक्रिय हो रहा है। ये क्यों होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। क्वांटम लब्धि का निर्धारण, ठीक है, तो आज हमने तो लैम्बर्ट लॉ पढ़ चुके थे पहले, बियर लॉ को आज पढ़ा, लैम्बर्ट बियर लॉ को हमने पढ़ा, उसकी लिमिटेशंस देखी हमने कि उसकी क्या क्या लिमिटेशंस है। उसके बाद में हमने जो प्रकाश के नियम हैं, ग्रॉथस-स्टेफर्स लॉ और आइंस्टीन स्टार्क आइंस्टीन का लॉ, उसको पढ़ा। उसके बाद में हमने क्वांटम लब्धि को जाना कि क्वांटम यील्ड क्या होती है। क्वांटम यील्ड जो होती है वो प्रकाश रासायनिक तुल्यांक को जो नियम है उसको गलत साबित करती है। उसके अकॉर्डिंग तो एक अणु एक फोटोन होना चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। कुछ जगह पर एक फोटोन कई सारे अणु हो जाते हैं, और कुछ जगह पर एक फोटोन में एक अणु भी नहीं होता है, कुछ कम अणु होते हैं। ठीक है, तो ये क्वांटम लब्धि के बारे में हम जाना। नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटम लब्धि का निर्धारण कैसे करते हैं, क्योंकि क्वांटम लब्धि एक समीकरण है जो हमने बता दिया आपको, 4-5 तरीके से हमने डिफाइन किया था। तो अगर क्वांटम लब्धि हमें निकालनी है तो हमें क्या पता होना चाहिए, एक तो दिए गए समय में निर्मित उत्पाद के अणु की संख्या, या दिए गए समय में क्रिया करने वाले अणुओं की संख्या, ठीक है, और उसी समय में जितने क्वांटम एब्जॉर्ब हो रहे हैं उस पर्टिकुलर रिएक्शन में। ये दो चीजें अगर हमें पता है तो हम क्वांटम एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। इसके बारे में जानेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।